साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के टेस्ट सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 18 का लेक्चर नंबर 3 दैट इज ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज अ वेरी फेमस रोमांटिक पोएट। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नहीं जाती है और वो इनकरेक्ट है। तो बताइए। पहला, हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ अलेक्जेंडर पोप स्टाइल। उनकी जो अर्लीस्ट शुरुआती सबसे जो वर्क्स थे दैट वर द इमिटेशंस, दैट वर द कॉपी ऑफ अलेक्जेंडर पोप स्टाइल। सेकेंड, ही नेवर wavered in his faith and his immortality as a poet। उन्होंने कभी भी मतलब अपनी फेथ और अपनी इमोर्टैलिटी के साथ वेवरिंग नहीं की। लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ इन 1850। द प्रिल्यूड वॉज completed in 1805। ये बिल्कुल सही है। प्रिल्यूड 1805 में 1799 में ये प्रिल्यूड जो है पहली बार लिखी गई थी और 1805 में ये कंप्लीट हुई थी और 1850 में प्रिल्यूड पब्लिश्ड की गई थी। तो कंप्लीट लिखी गई 1799 में, कंप्लीट कब हुई प्रिल्यूड? 1805 में। तो ये ठीक है 1805, और पब्लिश्ड हुई 1850 में, कंप्लीटेड 1805। ठीक है। सो आंसर विल बी, ये बिल्कुल ठीक है 1805 में कंप्लीट हुई, ये भी ठीक है, ये भी। यानी कि सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के बारे में। जो वर्ड्सवर्थ थे वो लिरिकल बैलेट्स उन्होंने पब्लिश किया था, बट पब्लिश किया था कब? 1850 में नहीं किया था, 1798 में पब्लिश किया था उन्होंने। क्या पब्लिश किया था? लिरिकल बैलेट्स। और कोकरमाउथ में नहीं किया था, उन्होंने कहाँ किया था? यूके में। ठीक है। सो इसको पब्लिश्ड 1850 की जगह क्या आंसर होगा? 1798 में पब्लिश किया गया बाय, और किया किसने था? बाय J&A आर्क। इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। किस पोएट के लिए नेचर ही सब कुछ थी, नेचर ही लॉ थी और नेचर ही इम्पल्स थी, सब कुछ थी? कौन सा ऐसा पोएट था? जॉन कीट्स, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नल्ड। बताइए। अब ये तो मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ आपको, पिछले लेक्चर में भी नेचर पोएट डिस्कस किया था हमने। बताइए नेचर पोएट कौन सा है? सो इट इज सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 3, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी and is fit have for thee। The description by Wordsworth is for which of the following birds? So ये लाइन्स किस बर्ड के लिए है? ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस। ए स्काईलार्क, बी नाइटिंगेल, सी आउल एंड डी कुकू। बताइए बेटा इसका आंसर। कौन सी बर्ड की बात हुई है? इट इज द बर्ड कुकू, कुकू बर्ड की बात हुई है यहाँ। Question 4, an account of the growth of a poet's mind by Wordsworth is maintained in his autobiographical poem। So autobiographical जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, इनमें से कौन सा है? सोनेट ऑन सोनेट, द एक्सकर्शन, द प्रिल्यूड और डेफोडिल्स। सो ये मैं पहले भी लेक्चर में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रिल्यूड का पूरा सबटाइटल क्या है? द प्रिल्यूड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। एंड ये वर्क उन्होंने अपने बारे में लिखा है, अपनी रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई है। सो इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है
prelude. Question 5. Who among the following said that in his early life he was fostered by two influences? किसने ये बात कही है कि अर्ली लाइफ में वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है? क्या? ब्यूटी से, खूबसूरती से, और फियर से. पहला विलियम शेक्सपियर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी मैथ्यू अर्नल्ड एंड डी पीबी शैली. बताइए बेटा, कौन अपनी शुरुआती ज़िंदगी में डर से और ब्यूटी यानी नेचर की ब्यूटी से इन्फ्लुएंस हुआ है? इट इज़ बी ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ. Question 6. One of the four options, one is not the part of Wordsworth views on poetry. इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो वर्ड्सवर्थ की जो क्या कहते हैं व्यूज़ हैं उसका पार्ट नहीं है. इज नॉट द वर्ड्सवर्थ व्यू. ए, पोइट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. बी, पोइट्री शुड यूज मोरालिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम्स. C. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Poetry should offer access to the emotions contained in memory. So, answer is B. That is, poetry should use morality and virtue as its theme. ऐसा कुछ भी नहीं था कि वर्ड्सवर्थ सिर्फ मोर्टेलिटी को और वर्च्यू को मेन थीम बनाना चाहते थे. ऐसा कुछ भी नहीं था. जो वर्ड्सवर्थ थी वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो मानते थे पोइट्री को, यस, और नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ मानते थे. एंड ही डज नॉट वांटेड दैट कि पोइट्री शुड हैव मेन थीम एज ओनली मोरालिटी एंड वर्च्यू. सो दिस इज नॉट हिज व्यू पॉइंट. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. Question 7. In his poem Tintern Abbey, William Wordsworth revisited the River Wye with his sister in 1793. After 5 years, 5 साल बाद वो विजिट करता है. पहली बार कब विजिट करता है? He visited first time in 1793 and after 5 years he revisited in 1798. ठीक है. So answer is C. 1798. Question 8. Ode on Intimations of Immortality is what? Odes on Imitations of Immortality क्या है? It's a irregular Pindaric ode. ये irregular Pindaric odes हैं बेटा, which are not regular and but they are Pindaric in nature. So answer will be C. Question number 9. Which are the two birds, दो ऐसे पक्षी, that Solitary Reaper is compared to in Wordsworth poem Solitary Reaper? So Solitary Reaper में दो birds की बात हुई है जिनका आपस में कंपैरिजन होता है, आपस में दोनों का कंपैरिजन किया जाता है. So वो कौन सी दो birds हैं? They are B. नाइटिंगेल एंड कुकू. नाइटिंगेल एंड कुकू का कंपैरिजन किससे किया जाता है? गर्ल से किया जाता है, सॉलिटरी रीपर से. क्वेश्चन 10. Many critics suggest that Wordsworth repeated a few of his theme across several of his poems. One such instance is the theme of his poem Tables Turned, where he romanticizes nature and proposes experimental or natural learning to be better than pedantic learning. Which poem stands very similar to the tables turned in those elements? So, नेचर को ही सब कुछ मानना है और नेचुरल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि नेचर से ही लर्न करके नेचुरल वे में सीखना चीज़ों को, ये टेबल्स टर्न की थीम थी. और ऐसी ही थीम और कौन सी पोएम की थी? इट इज़ एक्सपोस्टिल्यूशन एंड रिप्लाई की पोएम थी जिसमें क्या था? टेबल टर्न और नेचुरल चीज़ों की बात हुई है. क्वेश्चन 11. द फाइनल वर्जन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन. सबसे पहले बेटा जो प्रिल्यूड है
वो 79 में स्टार्ट हुई थी और 17 और 1805 में इसे पब्लिश किया गया था, ये कंप्लीट हुई थी और इसे आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ दैट इज इन 1850 इट वॉज पब्लिश्ड। ये पब्लिश हुई 1850 में। सो आंसर विल बी फाइनली हमें बताना है कि कब अपीयर्ड हुई है। सो इट इज डी 1850। क्वेश्चन 12, द करेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन विच पोएम। लीच गैदरर एक करेक्टर है, वो किस पोएम में आता है? सो द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, द एक्सकर्शन, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। सो इट इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड इसका सब टाइटल ही यही है, लीच गैदरर। इट हैज अ सब टाइटल दैट इज लीच एंड गैदरर। So answer is option D. Question 13. I wandered lonely as a cloud makes an assertion. A. The poet travelled with the cloud. B. The poet moved aimlessly with the cloud. C. Both the poet and the clouds were lonely. D. The poet moved as aimlessly as the cloud. So I wandered lonely as a cloud. इसका क्या मतलब है? मैं wandered, मैं फिरता रहा, घूमता रहा इधर उधर क्लाउड की तरह। इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट कहना चाह रहा है कि द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। क्वेश्चन 14, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ, इट इज इरेगुलर पिंडारिक ओड, ठीक है। इरेगुलर पिंडारिक कोड की में लिखी गई है। क्वेश्चन 15, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की जो पोइट्री है वो इन्फ्लुएंस हुई है, किससे इन्फ्लुएंस हुई है? ए. द नेपोलियनिक वॉर, बी. द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, सी. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डी. द स्पिरिट ऑफ द एज। सो इट इज डी एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन कितने टाइम तक रहा था? 1789 से लेके 1799 तक, यानी 10 ईयर्स का टाइम पीरियड किसका था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। क्वेश्चन 16, ब्लिस वॉज इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दिस अकर्स इन अ पोएम नेम्ड। ये लाइन्स किस पोएम की है? ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। बताइए बेटा किसकी लाइन्स हैं ये? इट इज, बताइए बेटा आंसर है डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक जो वर्क है वो विलियम ब्लेक का भी वर्क है, पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका भी यही टाइटल है, पर आगे थोड़ा सा और है, मैं बता देती हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट appeared to enthusiasts at its commencement. So, the French Revolution as it appeared to enthusiasts at its commencement. Question 17. What is common to the following poems? इन poems में क्या चीज़ common है? A. Wordsworth the Recluse, B. Byron's the Don Juan, Shelley's the Trump of Life and Keats the Hyperion. इन सब poems में क्या चीज़ common है? So it is that they all are unfinished poems. ये सारी unfinished poems है, ये पूरी नहीं हो पाई, they were not at all completed. So जैसे कि इन्होंने बात की है ट्रम्प ऑफ लाइफ की, यानी विक्ट्री ऑफ लाइफ. सो दैट वाज पीबी शैलीज वर्क, जो
उनकी जब डेथ हो गई थी और दे वर जस्ट राइटिंग दैट दे वर अनेबल टू कंप्लीट द ट्रम्प ऑफ लाइफ, वो तब लिख ही रहे थे एंड ही suddenly got a accidental death. So it is the option number B, that is they all are unfinished, uncompleted. Unfinished means uncompleted poems, incompleted poems. Question number 18. Which of the following romantic poets coined the famous phrase spots of time? Spots of time, ये पोएम, ये जो फ्रेज है, द फेमस फ्रेज, ये किस रोमांटिक पोएट ने कॉइन किया है, स्पॉट्स ऑफ टाइम? बताइए बेटा. वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, पीबी शेली है, लॉर्ड बायरन है, किसने दिया ये टर्म? वर्ड्सवर्थ ने दिया है. और किस में दिया है? द प्रिल्यूड में दिया है. और प्रिल्यूड की कौन सी बुक? बुक नंबर 12. क्वेश्चन 19. हु इज कॉल्ड द हार्बिंगर ऑफ नेचर? हार्बिंजर किसको कहते हैं? नेचर का, यानी कि अग्रदूत कौन था नेचर को, किसने नेचर को आगे प्रमोट किया, बढ़ाया? सो ए आर ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी जॉर्ज हर्बर्ट, सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी सर वॉल्टर स्कॉट. इट इज सी विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज द हार्बिंगर ऑफ नेचर. Question 20. In which of the following poem do we get the reference of tossing their heads? किस पोएम में सिर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और किसके सिर हिलाए जा रहे हैं? डेफोडिल्स के. और ये डेफोडिल्स के लिए लाइन आई है टॉसिंग देयर हेड्स, बिकॉज वो अपने हेड्स ऐसे ऐसे मूव कर रही थी एज इट सीम्स कि कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई जीवित इंसान अपना सिर ऐसे ऐसे टॉस करके एंड दे वर डांसिंग. So, answer is daffodils, D. Question 21. The sea that bears her bosom to the moon is a line from which? वो सी जो अपना सीना खोल के किसको? चंद्रमा को आलिंगन कर रही है, अपना मिलन कर रही है, किसके साथ? चंद्रमा के साथ. So this is a line from which poem? A. Tintin Abbey, B. Immortality, D. Daffodils, C. Daffodils and D. The world is too much with us. It is option D. Question 22. Identify the poet and the poem. One impulse from a vernal wood may teach you more of men, or moral evil and of good than all the sages can. So, these are the lines from which poem? A. Wordsworth The Tables Turned, B. Wordsworth The Immortality Ode, C. Shakespeare of Time and D. John Milton Paradise Lost. It is A option, Wordsworth The Table Turned. और इसी में एक लाइन और फेमस है टेबल्स टर्न की, जो मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस की थी. क्या लाइन थी वो? लेट नेचर बी योर टीचर, यानी प्रकृति को अपना गुरु बना लो. वो उनकी हर चीज़ में प्रकृति की ही बात होती है, नेचर की, इसलिए उन्होंने कहा है लेट नेचर बी योर टीचर. क्वेश्चन 23. वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट अगेन विजिटिंग और रीविजिटिंग टिंटन एबे. फॉर नेचर देन the coarser pleasures of boyish days and their glad animal movements all gone to be was all in all. So वो दोबारा बात कर रहा है टिंटन एबे पे विजिट करने की, ठीक है. सो इसमें से कौन सा है जो उसके साथ जाता है? द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, द थर्ड स्टेज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हिज नेचर. वो किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट स्टेज रिलेशनशिप की बात कर रहा है, सेकेंड स्टेज रिलेशनशिप की बात कर रहा है नेचर के साथ, या बोथ द स्टेजेस? ही इज टॉकिंग अबाउट बोथ द स्टेजेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द नेचर.
Question 24. William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है किस पे? थॉमस हार्डी पे. अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वॉज इन द बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर. थॉमस हार्डी के अकॉर्डिंग जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनकी किसी वर्क का उन पे थॉमस हार्डी पे बहुत असर पड़ा था. तो वो वर्क कौन सा था? इट वॉज लीच गैदरर. लीच गैदरर एक ऐसा वर्क था जो थॉमस हार्डी के मन पे बहुत छाप छोड़ गया था. So it is option D, that is Leech Gatherer. Question 25. In the prelude, the boy of Venander is affected by. Prelude के अंदर जो boy of Venander है वो बहुत affect हो जाता है और किस चीज़ से affected होता है, किस चीज़ से वो धक्का खाता है, प्रभावित होता है? A. blindness, B. deafness, C. muteness and D. lameness. It is C. muteness. Question 26. Which British university figures in Wordsworth prelude? बताइए बेटा, कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की बात की गई है वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड के अंदर? किस यूनिवर्सिटी की बात की गई है? इट इज ए दुरहम, बी ग्लासगो, सी कैम्ब्रिज एंड डी ऑक्सफोर्ड. इट इज सी कैम्ब्रिज. Question 27. The prelude, although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until. So पहली बार की गई थी 1799 में, फिर फाइनली कंप्लीट हुई 1805 में, एंड इट वॉज पब्लिश्ड, इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1850. 1850 में वो पब्लिश की गई आफ्टर द डेथ. किसकी डेथ के बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. दैट इज आंसर सी. Question 28. Which of the following poems of Wordsworth has the downfall of poetic genius? कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ का जिसको डाउनफॉल कहते हैं? माइंड का, पोएटिक माइंड का डाउनफॉल है. A. Daffodils, B. Lyrical Ballads, The Prelude and the Excursion. It is D. The Excursion, and Excursion is the part of the Recluse. जो Recluse थी उसका एक पार्ट था Prelude और एक था Excursion. Question 29. Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a. So Wordsworth जो है वो एक निराशा के मूड से बाहर आ जाता है. कब? जब वो when he interacted, जब वो इंटरेक्ट करता है. किससे बात करता है? ए. बोटमैन से बात करता है, बी. लूसी से बात करता है, सी. एक लीच गैदरर से बात करता है, या डी. ऑल ऑफ द अबव से बात करता है. जब वो एक लीच गैदरर से बात करता है, एक तुच्छ काम करने वाला व्यक्ति जो एक कॉमन मैन है, बहुत ही, उससे जब वो बात करता है तो उसको पता चलता है कि जीवन में और भी लोगों के कितनी ज़्यादा निराशा है. मतलब तब भी लोग अपने काम में लगे हुए हैं और अपनी लाइफ को नेचर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं. Question 30. That poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by. So that poetry which that portrays the naked and native dignity of man, जो पोर्ट्रे करती है डिग्निटी, यानी आदमी की डिग्निटी को, मेहनत को पोर्ट्रे करती है, वो पोएट्री किसने लिखी है? इट इज़ मैथ्यू अर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और कॉलरिज. इट इज़ वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ ने लीच गैदरर में दिखाया है कि किस तरह आदमी लेबर करता है, डिग्निटी यानी मेहनत को दिखाया है, और भी उनकी कई पोएम्स है जिसमें नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ अ मैन को दिखाया गया है. सो इट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ. सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम.